सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। आप सभी को ये तीनों मॉड्यूल मिल गए होंगे और उम्मीद है आप सभी ने इन मॉड्यूल का अध्ययन कर लिया होगा। जब भी आपके विद्यालय में कोई निरीक्षण टीम आती है तो आपसे तीनों मॉड्यूल के बारे में पूछती है। इसके अतिरिक्त आपके विद्यालय में आपके ब्लॉक के बीईओ आते हैं तो वो भी आपके तीनों मॉड्यूल के बारे में आपसे पूछते हैं। इसके अतिरिक्त यह देखने के लिए कि शिक्षकों ने इनका अध्ययन किया है या नहीं किया है, अलग अलग जनपदों में अलग अलग ब्लॉक में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसी के क्रम में दिनांक 24/12/2020 को जनपद कानपुर नगर के चौबेपुर ब्लॉक में शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित एक आकलन परीक्षा आयोजित की गई। साथियों, काफ़ी मुश्किल परीक्षा थी। इस परीक्षा में 60 प्रश्न पूछे गए। अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, मुझे उनमें सबसे मुश्किल परीक्षा ये लगी, क्योंकि इसमें सारे शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और बहुत ही मुश्किल प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे आखिर इस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और क्या क्या उनके उत्तर थे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से प्रश्न चौबेपुर ब्लॉक में पूछे गए थे। सबसे पहला प्रश्न हमारा था, प्रातःकालीन दैनिक सत्र के स्वरूप में उद्घोष व प्रतिज्ञा हेतु कितना समय आदर्श रखा गया। यानी प्रातःकालीन जो दैनिक सत्र है उसके बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है कि उसमें किस में कितना टाइम आपको देना है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं 20 मिनट, 20 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट। तो उद्घोष और प्रतिज्ञा के लिए उसमें 2 मिनट का समय दिया गया है। तो 2 मिनट इसका ऑप्शन सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक नेतृत्व के गुण हैं: लक्ष्यों के अनुरूप योजना बनाना, विद्यालय विकास की स्पष्ट विषय की समझ, प्रभावी संप्रेषण का कौशल होना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि शैक्षिक नेतृत्व के अंदर लक्ष्यों के अनुरूप योजना बनाना भी आता है, विद्यालय विकास की स्पष्ट विषय की समझ भी आता है और प्रभावी संप्रेषण का कौशल भी इसके अंतर्गत आता है। साथियों, 60 प्रश्न है और मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 99% तक सही प्रश्न बताऊं, सही के आंसर बताऊं। हो सकता है 1 या 2 प्रश्न में कहीं गड़बड़ हो, तो उसके लिए आप देख लेना। और अगर आपको लगता है मेरा आंसर गलत है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर पोस्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रोफेसर एन के जगीरा के प्रभावी शिक्षण की सीडी में अधिगम संबंध स्थापन को अंग्रेजी में किस वर्णमाला अक्षर द्वारा दर्शाया गया है? VHEL। तो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में अधिगम संबंध स्थापन को L से, यानी लिंकिंग लर्निंग, उससे दर्शाया गया है। तो इसका L आपका सही होगा, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, परसेंटेज। ये परसेंटेज में शायद गलत मिसप्रिंट हो गया है। परसेंटेज एनसीएफ 2005 में अध्याय के अंतर्गत 5 सिद्धांत आपके दिए गए हैं एनसीएफ में। पहला सिद्धांत है लचीली परीक्षा व्यवस्था, दूसरा सिद्धांत है रटन से मुक्त पढ़ाई, तीसरा सिद्धांत है राष्ट्रीय चिंताओं की पहचान, चौथा इन्होंने दिया है ज्ञान को बाहरी स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, और 5वां जो सिद्धांत है वो आपका दिया है पाठ्यचर्या के द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास का सही क्रम। तो ये 5 सिद्धांत दिए हैं, ये क्रम से दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया है क्रम में, वो होता है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी कि आपका 4th ऑप्शन आपका सबसे पहले आएगा। उसके बाद दूसरा है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, यानी कि 4 के बाद 2। अब देखिए ऑप्शन में 4 2 उसके बाद 5,
पाठ्यचर्या के द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास का सही क्रम क्या है? ये पांचवा आ गया, 4, 2, 5। उसके बाद 1 लचीली परीक्षा व्यवस्था, और उसके बाद आता है 3 है हमारा राष्ट्रीय चिंताओं की पहचान। तो ये आपका क्रम दिया हुआ है उसमें, तो इस क्रम के अनुसार है, तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। थर्ड पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, आकलन द्वारा प्राप्त फीडबैक का उपयोग किसके साथ नहीं करते? बच्चे के साथ करते हैं, स्वयं शिक्षक के साथ, इनके साथ भी करते हैं, अभिभावक के साथ, इनके साथ भी करते हैं, समुदाय के साथ हम आकलन द्वारा प्राप्त फीडबैक का उपयोग नहीं करते। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लर्निंग आउटकम बच्चों के सीखने की प्रगति का फिल इन द ब्लैंक्स है दक्षता का, योजना का, संकेतक, प्रयास। तो साथियों जो लर्निंग आउटकम होते हैं वे बच्चे की सीखने की प्रगति का संकेतक होते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, संकेतक पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण योजना के लिए किसको जानना एक प्रमुख बिंदु है? ज्ञान, क्रियाकलाप, शैली, अधिगमकर्ता। तो साथियों मेरे अनुसार आप इसका आंसर देख लीजिए, मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें। तो शिक्षण योजना के अनुसार अधिगमकर्ता को जानना एक प्रमुख बिंदु होता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन मेरे अनुसार सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण योजना बनाने में इनमें से किसमें अधिक समय दिया जाएगा? शिक्षण के दौरान, शिक्षण के आरंभ में, शिक्षण के अंत में, शिक्षण के अधिगम में। तो शिक्षण योजना जब आप बनाएंगे तो शिक्षण के दौरान आपकी 20-25 मिनट के लगभग समय दिया जाता है, तो शिक्षण के दौरान सबसे ज़्यादा समय आपका दिया जाता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय में आईसीटी उपयोग के क्षेत्र नहीं है? लर्निंग असेसमेंट, कौशल विकास, अधिगम परिणाम, व्यवहार परिवर्तन। तो साथियों विद्यालय में आईसीटी उपयोग के क्षेत्र में लर्निंग असेसमेंट भी है, कौशल विकास भी आता है और व्यवहार परिवर्तन भी आता है, अधिगम परिणाम नहीं आता, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है, शिक्षण संग्रह के इस पृष्ठ में आदर्श पाठ योजना की संकल्पना दी गई है। यानी आपको पूरी शिक्षण संग्रह पढ़नी पड़ेगी तभी आप पाठ बता सकते हैं। पृष्ठ संख्या 212, पृष्ठ संख्या 96, पृष्ठ संख्या 130 और पृष्ठ संख्या 252। यानी शिक्षण संग्रह के आपका जो पृष्ठ संख्या 130 है उसमें आदर्श पाठ योजना की संकल्पना दी गई है, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गतिविधि आधारित शिक्षण से बच्चों में निम्न में से किसका प्रमुख विकास होता है? सृजनात्मकता, नेतृत्व, ईमानदारी, समय प्रबंध। जब आप गतिविधि आधारित शिक्षण कराते हैं तो बच्चों में जो झिझक होती है वो खुल जाती है, तो मेरे अनुसार इसका आंसर नेतृत्व होगा, तो नेतृत्व पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है, कक्षा 2 में लिखित और मौखिक कार्य का प्रतिशत कितना है? तो ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण दिया हुआ है कि हर कक्षा में लिखित और मौखिक कार्य का उन्होंने बताया गया है कितना कितना होना चाहिए। तो कक्षा 2 की बात करें तो कक्षा 2 में लिखित के लिए केवल 30% काम होना चाहिए और मौखिक के लिए आपका 70% काम होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चों के स्वयं पढ़ने का कौशल बढ़ाने के लिए पुस्तक की श्रृंखला बरखा किसके द्वारा विकसित की गई? यानी बरखा एक पुस्तक की श्रृंखला विकसित की गई है जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, अपने आप ही पढ़ने लगे। तो ये हमारी 3 ऑप्शन दिए गए हैं, NCERT, शिक्षा निदेशालय, राज्य परियोजना विकास। तो बच्चों के स्वयं पढ़ने के कौशल बढ़ाने के लिए जो बरखा बनाई गई है ये NCERT ने बनाई है, तो NCERT इसका ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय प्रोफाइल बोर्ड में क्या नहीं होता? तो जो आप विद्यालय का प्रोफाइल बोर्ड बनाएंगे, जो यानी कि जिसमें आपका सबसे पहले ध्यान जाता है, जो भी आपके विद्यालय में आता है, तो उसमें शिक्षक का विवरण होता है, नवाचारों का विवरण होता है, नामांकन का विवरण होता है, MDM का विवरण उसमें नहीं होता। तो MDM का विवरण आपका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, शैक्षिक नवाचारों के अंतर्गत माई सेल्फ प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम विद्यालय में कब प्रयोग किया जाता है? छुट्टी से पहले, असेंबली में, मध्याह्न भोजन से पहले, शिक्षण में। तो शैक्षिक नवाचारों के अंतर्गत माई सेल्फ प्रस्तुतिकरण जो है इसमें 5 बच्चे
असेंबली में अपने बारे में बताएंगे, अपना नाम, अपने पिता का नाम, जिससे कि बच्चों की झिझक खुल जाए। तो इसमें असेंबली में इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मूलभूत दक्षताओं को किस आकलन से प्राप्त करते हैं? अर्धवार्षिक आकलन से, अंक से आकलन से, रचनात्मक आकलन से और सत्य परीक्षा आकलन से। जो मूलभूत दक्षताओं हैं ये हम रचनात्मक आकलन से प्राप्त करते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम में कक्षा 4 में कौन सा नहीं है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को चिन्हित और वर्गीकृत करना, यह कक्षा 4 का है भाषा का शिक्षण अधिगम परिणाम। चित्रात्मक मुहावरों को समझना, यह भी आपका कक्षा 4 का है। चित्र देखकर कहानी सुनाना, यह भी आपका कक्षा 4 का ही है। पत्र एवं निबंध लेखन करना, पत्र एवं निबंध लेखन ये हमारा कक्षा 5 का होता है, तो इस पे निशान लगा देंगे क्योंकि ये कक्षा 4 का नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बच्चों को किस कक्षा से विभिन्न आकृतियों का परिमाप निकालना सीखना आना चाहिए? कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 4 आदर्श। तो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आप बच्चों को परिमाप निकालना आना चाहिए, ये हमारी कक्षा 3 की दक्षता है, तो कक्षा 3 इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण योजना के किस भाग में कार्य पुस्तिका के अभ्यास कार्य मुख्यतः दिया जाना चाहिए? शिक्षण के दौरान, प्रदत्त गृह कार्य में, गतिविधि के दौरान और शिक्षण के आरंभ में। तो शिक्षण योजना के प्रदत्त गृह कार्य जो होता है उसमें आप कार्य पुस्तिका में अभ्यास कार्य बच्चों को देंगे, तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चिल्ड्रन आर एबल टू राइट लेटर्स यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मेट, यह कथन किस कक्षा से संबंधित शिक्षण अधिगम परिणाम है? कक्षा 5, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 3। तो साथियों ये आपका कक्षा 7 का अधिगम परिणाम है कि चिल्ड्रन आर एबल टू राइट लेटर्स यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मेट। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदर्श एवं सामान्य शिक्षण योजना का समय होना चाहिए? 1 घंटा, 40 से 45 मिनट, 30 से 35 मिनट और 60 से 90 मिनट। तो जो आदर्श और सामान्य शिक्षण योजना होती है उसका समय आपका 40 से 45 मिनट होना चाहिए, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में अपनाई जाने वाली शैक्षणिक गतिविधियां कैसी होनी चाहिए? कभी लिखित और कभी मौखिक, कभी एकल और सामूहिक दोनों रूप से। गलत लिखा हुआ कल, ये एकल होगा। एकल और सामूहिक दोनों रूप से। कक्षा स्तर, विषय और उद्देश्य के अनुरूप, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी विशेषताएं, यानी आप शैक्षणिक गतिविधि करा रहे हैं उसमें सारी विशेषताएं होनी चाहिए। वो कभी लिखित होनी चाहिए, कभी मौखिक होनी चाहिए, कभी एकल होनी चाहिए, कभी सामूहिक रूप से होनी चाहिए, कभी और कक्षा स्तर के विषय और उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। तो सारी विशेषताएं इसमें होनी चाहिए, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, परिशिष्ट 3 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की समय सारणी के कितने नमूने शिक्षण संग्रह में दिए गए हैं? 4, 8, 5, 3। तो परिशिष्ट 3 में आपके प्राथमिक के 4 नमूने हैं और 4 ही आपके उच्च प्राथमिक के हैं, यानी कि कुल मिलाकर 8 नमूने उसमें दिए गए हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना सभा की निर्धारित प्रार्थना में वह शक्ति हमें दो दया निधे किस दिन हेतु निर्धारित है? साथियों आपके जो आपका मिशन प्रेरणा है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रत्येक दिन अलग अलग आपको प्रार्थना करानी है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जल्द ही आपको वीडियो मिलेगी, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि प्रार्थना सभा में आपको क्या क्या कराना है और किसको कितना टाइम आपको देना है। तो इसमें जो आपकी प्रार्थना है, वह शक्ति हमें दो दया निधे, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रत्येक दिवस, केवल सोमवार, शनिवार और सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। तो इसका सही ऑप्शन होगा केवल सोमवार। सोमवार के दिन हमें वह शक्ति हमें दो दया निधे, ये प्रार्थना बच्चों को करानी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एनसीएफ 2005 का अध्याय 5 किस विषय से संबंधित है? तो परिप्रेक्ष्य, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, सीखना और ज्ञान, झरिया के स्कूल क्षेत्र की स्थापना और आकलन। यानी एनसीएफ 2005 का जो अध्याय 4 दिया हुआ है
वो हमारा विद्यालय और कक्षा का वातावरण, इससे संबंधित है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आरटीई 2009 कब पारित हुआ? 1 अप्रैल सन 2010, 1 अप्रैल 2010 में तो ये लागू हुआ था। 27 अगस्त सन 2009, 4 अगस्त सन 2009, 11 अगस्त सन 2011। तो आरटीई एक्ट जो 2009 हमारा 4 अगस्त सन 2009 में पारित किया गया था, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उपयोगी केस स्टडी से आशय लिया गया है बच्चों की आत्मकथा, शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के अनुकरणीय कार्य, एआरपी का सपोर्टिव सुपरविजन और गतिविधियों का संकलन। यानी उपयोगी केस स्टडीज से मतलब है हमारा जो शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों ने अनुकरणीय कार्य किए हैं उनसे हमारा मतलब है, यानी उपयोगी केस स्टडीज में सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण संग्रह के किस पेज संख्या में राष्ट्रीय प्रतिज्ञा लिखी गई है? पेज नंबर 247, पेज नंबर 152, पेज नंबर 203 और पेज नंबर 259। तो इसमें आपको सभी पेज भी याद करने पड़ेंगे। तो ये आपकी राष्ट्रीय प्रतिज्ञा जो लिखी गई है वो आपकी पेज नंबर 247 पे दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई, 21 मई, 8 मार्च और 9 अगस्त। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस, शिक्षक दिवस को, सद्भावना दिवस या शिक्षा दिवस को? तो जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस है वो आपका शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर को, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पुस्तकों में एनबीटी प्रकाशन की पुस्तक कौन सी है? प्रभावकारी शिक्षण, भारत में नागरिकों का अधिकार, शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य और बालक की दुनिया। तो साथियों जो भारत में नागरिकों का अधिकार है ये आपकी एनबीटी प्रकाशन की पुस्तक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। इतने मुश्किल प्रश्न इसमें दिए गए थे, अगर आपने पूरा मॉड्यूल ढंग से पढ़ा है तो ही आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, वरना वैसे नहीं दे सकते। साथियों मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जा रही हैं, आप केवल 2 बार आपको वीडियो देखनी है, आपको पूरा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल रट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्राकृतिक आपदा नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1096, 1090, 1091, 1098। तो जो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर है वो आपका 1096 है। जो 1090 है वो आपका एंटी आतंक हेल्पलाइन नंबर है। 1091 जो है आपका जो परेशानी में महिलाएं होती हैं उनके लिए है, और 1098 जो है आपका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। तो ये सभी नंबर आपके याद होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मीना मंच का व बाल संसद का आयोजन किस दिन निर्धारित किया गया है? प्रत्येक बुधवार, प्रत्येक शनिवार, माह के अंतिम बुधवार और प्रत्येक शुक्रवार। तो मीना मंच और बाल संसद माह के अंतिम बुधवार में डिसाइड किया गया है, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सांध्यकालीन सभा कार्य योजना में गतिविधि खेल गणित विषय को किस दिवस वार में रखा गया है? यानी सांध्यकालीन जो सभा होगी उसमें भी सब विषय की गतिविधि के लिए डिसाइड किया गया है, सोमवार, गुरुवार, बुधवार और शनिवार। तो जो गणित खेल विषय की गतिविधि है उसको बुधवार का दिन दिया गया है, तो ये भी आपका, इसके लिए भी मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, प्रातःकालीन की अलग बनानी पड़ेगी, सांध्यकालीन की अलग बनानी पड़ेगी, जल्दी आपको वो वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है किसी कार्य के संपादन का प्रथम सोपान है आयोजन, नियोजन, संचालन, प्रयोजन। तो किसी कार्य का अगर आप संपादन करना चाहते हैं तो उसका प्रथम सोपान आयोजन ही होता है कि आपको वो आयोजन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स ही किसी कार्यक्रम का मुख्य क्रियात्मक अंश है। यानी क्रियात्मक अंश क्या होगा? यानी कि आयोजन ही किसी भी कार्यक्रम का क्रियात्मक अंश होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद अनिवार्य एवं बाल शिक्षा में विद्यालय में अनिवार्य रूप से होना चाहिए खेल का मैदान, यातायात का साधन, खेल का सामान और कंप्यूटर। तो अनिवार्य और बाल शिक्षा में विद्यालय में सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है वो आपका खेल का मैदान होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों में व्यक्तित्व में सहायक है व्यक्तिगत स्वच्छता, प्रभावी संप्रेषण,
लेखन, वेशभूषा। तो व्यक्तिगत विकास की योजनाओं के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वच्छता को स्थान दिया गया है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता जो होती है बच्चों के व्यक्तित्व में सहायक होती है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खेलों की संभावित समय सारणी में योग को दिया जाने वाला समय 15 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट। तो खेलों की संभावित जो समय सारणी है उसमें योग को जो समय दिया गया है वो आपका 10 मिनट दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना में मुख्य कौशल विकसित किए जाते हैं शिक्षण के दौरान, मध्याह्न भोजन के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान, प्रातःकालीन व संध्याकालीन सभा में। तो जो व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना है इसमें मुख्य कौशल प्रातःकालीन और संध्याकालीन सभा में विकसित किए जाते हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद इसमें कुछ प्रश्न छूट गया है 42-43, वो मैंने आगे ले लिए हैं क्योंकि इसे प्रश्नावली जो आई थी बड़ी गड़बड़ आई थी, कोई प्रश्न कभी तक कहीं था, कोई कहीं था, इसमें बड़ी मुझे परेशानी हुई इनको एडजस्टमेंट करने में, तो साथियों वो आगे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस शैली में विचारों की भिन्नता के कारण कभी कभी सभी सदस्य एकमत नहीं हो पाते जिससे उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पड़ती है? अनहस्तक्षेपी शैली, निरंकुश नेतृत्व शैली, इनमें से कोई नहीं, जनतंत्रीय शैली। तो जो जनतंत्रीय शैली होती है उसमें सभी स्वतंत्र होते हैं, लेकिन क्या होता है इसका सबसे बड़ा दोष ये होता है कि विचारों की भिन्नता के कारण सभी सदस्य एकमत नहीं हो पाते जिससे कि उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना सभा की कौन सी क्रियाकलाप में शिक्षक और बच्चों की सहभागिता समान रूप से होती है? स्वास्थ्य चर्चा, शारीरिक सक्रियता पर चर्चा, बातचीत की गति, प्रेरक प्रसंग। तो प्रार्थना सभा की जो प्रेरक प्रसंग होता है इसमें बच्चों का और शिक्षक का दोनों का बराबर योगदान होता है। स्वास्थ्य चर्चा में शिक्षक का योगदान होता है, शारीरिक सक्रियता पे चर्चा पे इसमें भी शिक्षक का योगदान होता है, और बातचीत पर गतिविधि ये भी शिक्षक ही कराते हैं, लेकिन प्रेरक प्रसंग में दोनों का बराबर का योगदान होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना सभा की कौन से क्रियाकलाप में शिक्षक और बच्चों की, ये प्रश्न 2 बार इसमें दे दिया है उन्होंने गलती से, इसमें आपका प्रेरक प्रसंग ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस शैली में समूह के सदस्य अधीनता का अनुभव करते हैं? तो जो आपकी 4 शैली हैं, स्वतंत्र शैली, सहभागी शैली, सत्ताधारी शैली, इनमें से कोई नहीं। जो सत्ताधारी शैली होती है वो निरंकुश होती है, उस शैली में समूह के सदस्य अधीनता के अनुभव करते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, किस शैली में न्यूनतम हस्तक्षेप होने से टीम में व्यवस्था और अनुशासन की कमी होती है? यानी हस्तक्षेप आपका न्यूनतम होगा तो उसमें अनुशासन की, और उसमें अनहस्तक्षेप शैली, लोकतंत्र शैली, सत्ताधारी शैली सभी। तो आपकी जो अनहस्तक्षेपी शैली होती है उसमें हस्तक्षेप तो किसी का होता नहीं, तो उसमें व्यवस्था और अनुशासन की कमी हो जाती है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन शिक्षण संग्रह के किस भाग में दिया गया है? तो जो रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है हमारा, उससे हमारा मतलब है जो विद्यालय में आयोजन कराए जा रहे हैं उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करना है कि कब कौन सा आयोजन कब किया, क्रमवार उसने लगाते हैं, एक फाइल बनाई जाती है, तो उसमें भाग 1, भाग 4, भाग 6 और भाग 5। तो जो रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है वो आपका भाग 5 में दिया गया है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रधान अध्यापक किसके साथ मिलकर कार्य योजना की समीक्षा करते हैं? बीईओ के साथ, जिलाधिकारी के साथ, खंड शिक्षा अधिकारी के साथ, शिक्षक समुदाय और बच्चों के साथ। तो प्रधान अध्यापक कार्य योजना की समीक्षा जो करेंगे वो शिक्षक समुदाय और बच्चों के साथ मिलकर करेंगे, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आंकड़े क्या हैं? जानकारियों का संख्यात्मक वर्णन, संख्याओं का एक संग्रह, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो आंकड़े होते हैं वे हमारी जानकारियों का संख्यात्मक वर्णन होते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद सेकंड है, गुणात्मक सूचनाएं क्या हैं? सूचनाओं को गणितीय रूप में लिखना, सूचनाओं को शब्दों में लिखना, उपयुक्त दोनों, और शैक्षणिक प्रयासों का अभिलेखीकरण। तो गुणात्मक सूचनाएं जो होती हैं वे हमारी सूचनाओं को शब्दों में लिखना, ये हमारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी शिक्षा आधारित है, विविधता को स्वीकार करने की मनोवृत्ति, एकीकरण का सिद्धांत, सभी के विकास के सिद्धांत पर, और उपयुक्त सभी। तो जो समावेशी शिक्षा होती है वो हमारी एकीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है,
तो इसका ऑप्शन एकीकरण का सिद्धांत सही होगा मेरे अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिपोर्टिंग क्या है? क्रियाकलापों का क्रमबद्ध संकलन, आयोजनों की संख्या, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रिपोर्टिंग हमारी क्या होती है? क्रियाकलापों का क्रमबद्ध संकलन होता है, यानी आपने कौन कौन से क्रियाकलाप अपने विद्यालय में कराए, कब कराए, क्या उसका उद्देश्य था, कैसे वे हुए, तो इसका क्रमबद्ध संकलन होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आकलन का लक्ष्य नहीं है, आवश्यकता, अभिरुचि, अनुभव और कौशल। तो जो आकलन के लक्ष्य होते हैं वो आवश्यकता भी होती है, अभिरुचि भी होती है, कौशल भी होता है, लेकिन अनुभव इसका लक्ष्य नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों में किस पक्ष का आकलन नहीं करते? रुचि, प्रेरणा, अभिप्रेरणा, कौशल। तो बच्चों में जो हम आकलन करते हैं वो हम रुचि का भी करते हैं, प्रेरणा का भी करते हैं, प्रेरणा का नहीं करते, अभिप्रेरणा और कौशल का करते हैं। तो इसका आंसर प्रेरणा सही होगा, प्रेरणा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों के आकलन का माध्यम लिखित, मौखिक दोनों, कोई भी नहीं। तो आकलन का माध्यम जो होगा वो आपका लिखित भी होगा और मौखिक भी होगा, तो दोनों इसका आंसर सही होगा, दोनों पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लिखित आकलन किसके द्वारा करते हैं? कॉपी, हरी पट्टी, दोनों, कोई भी नहीं। तो लिखित आकलन जो करेंगे वो दोनों के द्वारा करेंगे, कॉपी से भी कर देंगे और हरी पट्टी से भी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लिखित आकलन किसके द्वारा करते हैं? ये आपका हो गया 56। आकलन का कार्य करते हैं कक्षा कक्ष कार्य द्वारा, क्रियात्मक कार्य द्वारा, सांस्कृतिक कार्य द्वारा, उपरोक्त सभी। तो आकलन का जो कार्य करते हैं वो सभी के द्वारा करते हैं, कक्षा कक्ष के द्वारा भी, क्रियात्मक कार्य द्वारा भी और सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा भी। नेक्स्ट है आपका आकलन का औपचारिक तरीका है परियोजना, प्रयोग, विचार विमर्श, खोज। तो आकलन का जो औपचारिक तरीका होता है वो आपका विचार विमर्श होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नियमित आकलन का तरीका नहीं है, चित्रों पर बातचीत, कहानी बनाना, गतिविधि, खेल। तो गतिविधि भी आता है इसके अंतर्गत, खेल भी आता है, कहानी भी आता है, लेकिन चित्रों पर बातचीत शायद नहीं आता। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद 28वां आपका प्रश्न बीच में छूट गया था, ये दोबारा मैंने ले लिया है। शिक्षण संग्रह के किस परिशिष्ट में उपयोगी वेबसाइट की जानकारी दी गई है? परिशिष्ट 8, परिशिष्ट 9, परिशिष्ट 11 और परिशिष्ट 7। तो साथियों शिक्षण संग्रह के परिशिष्ट 7 में उपयोगी वेबसाइट की जानकारी दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भाषा विकास हेतु अपनाई जाने वाली गतिविधियों का सही क्रम क्या है? बोलने की दक्षता, ध्वनि की पहचान, पठन क्षमता का विकास और वर्ण पहचान की दक्षता। तो जो भाषा विकास के लिए दक्षता अपनाई जाती है वो सबसे पहले बोलने की दक्षता, उसके बाद ध्वनि की पहचान, उसके बाद वर्ण पहचान और उसके बाद पठन दक्षता। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। तो साथियों काफ़ी मुश्किल परीक्षा थी, 60 प्रश्न पूछे गए। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रश्नों के उत्तर आपको दूं, फिर भी 1-2 प्रश्न आपका हो सकता है गलत हो। तो साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।